मैं ठीक हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद 15, यस। लास्ट टाइम आपके साथ क्लास हुई थी तो उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन नाउ आई एम मच बेटर। उसके बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और टाइफाइड फीवर था। फिर मुझे लाहौर ले गए, यहाँ से हॉस्पिटल में दाखिल रहा। हो आपके साथ क्लास हुई थी 20th को, पिछले फ्राइडे को। हाँ, उसको लाहौर से मैं निकली थी क्लास, ठीक है। तो उसके बाद अब रिकवर कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर मंडे को जो था वो यहाँ आया था इस्लामाबाद। अब ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। कुछ वीकनेस थी लेकिन अब जो है वो रफ्ता रफ्ता रिकवरिंग। आई एम गेनिंग स्ट्रेंथ स्लोली। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच आमीन, थैंक्स फॉर योर नाइस फीलिंग्स एंड वर्ड्स, थैंक यू। असदुल्ला, वर्दी प्रोफेसर माय डियर, ये स्टैनफोर्ड क्यों लिखते हो अपने नाम के साथ तुम? स्टैनफोर्ड क्या है? यू हैव बीन अ स्टूडेंट देयर और व्हाट? स्टैनफोर्ड तो बड़ी जबरदस्त यूनिवर्सिटी। असदुल्ला, क्या सीक्रेट है इसका? मैं लास्ट टाइम भी पूछने लगा था। आमीन, थैंक यू रिदा। अच्छा, योर सुपरवाइजर फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो आप अपने नाम के साथ स्टैनफोर्ड लिखते हैं। माय सुपरवाइजर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो व्हाट डू यू थिंक, शुड आई राइट ऑक्सफोर्ड विद दैट? अच्छा, ट्रिब्यूट देते हैं, ठीक है। वन ऑफ माय सुपरवाइजर्स वाज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन, और हमारे बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन, नॉर्वे। इंटरनेट एक्चुअल इजाद यहां पे हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन में, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेटिक। नहीं, ऑक्सफोर्ड नहीं में। ये तो जो तुमने नाम लिखा है ना शाह फैसल, ये डॉक्टर आरिफ ऑक्सफोर्ड, ऐसे लगता है डॉक्टर आरिफ ऑक्सफोर्ड स्वेटर वाला। अच्छा, चलें जी, हंसी मजाक हो गया, आप लोगों का माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो गया। पहले भी क्लास ली आपने इससे कि नहीं? हाँ, ऑक्शन कहते हैं उसको। अच्छा, आप लोग फ्रेश हैं मतलब, बिल्कुल। ऑलराइट, मैं एक क्लास पढ़ा चुका हूँ 3 to 6 एंड दिस इज माय सेकंड क्लास। ऑलराइट, वी हैव लेक्चर नंबर 8 टुडे ना। हमने आर्गुमेंटेटिव कर लिया था लास्ट टाइम। आज लेक्चर नंबर 7 है। वो गलती लग रही है मुझे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके, 7th। ऑलराइट, और हमने कंक्लूजन वगैरह जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है लेक्चर 6 का, ठीक है? किया था सर, और कंक्लूजन जो है वो भी किया था, कोहेजन कोहेरेंस वो भी किया था लास्ट टाइम, सारा कुछ। अच्छा, ये तो सीख वाली क्लास है ये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और राइट, और जीनिया, ये अजीब बाजी क्लासेस में स्ट्रेंज नेम्स होते हैं ना, तो सीख जैसे, जीनिया जैसे मेरे लिए एक फूल को कहते हैं। और राइट, आर्गुमेंटेशन, चले जल्दी शुरू करते हैं। आर्गुमेंटेशन, आर्गुमेंटेशन के अंदर दो चीजें जो हैं वो होती, तो तीन चीजें जो काउंट करती हैं।
मेथड आपने मुझसे सीखना है। आर्गुमेंटेशन का आर्गुमेंटेटिव एसे जो है वो बेसिकली टेस्ट है, टेस्ट तो नहीं है, इट इज रिटन अकॉर्डिंग टू द आर्गुमेंटेशन मेथड। आर्गुमेंटेशन होती क्या है? आमतौर पे हम ये समझते हैं कि एक शख्स एक बात करता है, जैसे डिबेट है। अभी तक आप जो सीख रहे थे वो एक्सपोजिटरी ऐसे हम पढ़ रहे थे, और जो है ये बाकी सारी चीजें ऐसे की सेम अप्लाई होंगी आर्गुमेंटेटिव ऐसे के ऊपर भी। सिर्फ जो इसके अंदर चेंज आती है वो ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप वन वे स्पीच की तरह जैसे एक्सपोजिटरी ऐसे चलती है, सिर्फ वो नहीं है, बल्कि इसमें 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू जो हैं वो दिखाने होते हैं। बेसिकली 2 से ज्यादा हमें 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू दिखाने होते हैं। नंबर 1 इज थीसिस। आपका थीसिस क्या है? थीसिस से मुराद होती है, जब मैं थीसिस स्टेटमेंट पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी मैंने एक्सप्लेन किया था, थीसिस मींस माय ओपिनियन, थीसिस मींस योर ओपिनियन, यानी माय ओपिनियन। एक ले लेते हैं ना इस वक्त, माय ओपिनियन मैं कहूंगा, आप अपने ओपिनियन को आप माय ओपिनियन कहेंगे, तो दिस इज थीसिस। लेकिन आर्गुमेंटेटिव ऐसे में हमने इसकी ऑपोजिट साइड जो है, जो दूसरे लोग हैं वो क्या कहते हैं, इसका हमने एंटीथीसिस भी पेश करना होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो टॉपिक था एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग और कर्स, एग्जाम्पल के तौर पे आपके ख्याल में क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर एक्सपैंड किया जाए तो ये ब्लेसिंग होगी कि कर्स होगी? चले, ये जो बोथ वाले हैं ये जरा मुझे बताएं, ज्यादा क्या होगी? आपको एक साइड लेनी पड़ेगी, इसमें बोथ नाम की चीज कोई नहीं होती। देख लो, ब्लेसिंग है कि कर्स है, सोच लो। बोथ नाम की चीज कोई नहीं होती इसमें। आपकी मर्जी है, आप कर्स समझते हैं कर्स कह लें, तो सीख ने कहा कर्स है, सरताज ने कहा ब्लेसिंग है, बाकी लोग कह रहे हैं कि जी ब्लेसिंग है। नहीं, आइदर वेज कोई चीज नहीं होती। ये हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कि जी दोनों हैं, वो एक चीज बताओ, एक कौन सी ज्यादा है, फाइनल करो, डिसाइड करो। नहीं, डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ यू यूटिलाइज। सबरीना, कोई ये बातें ना करें, ये जो है अनपढ़ों वाली बातें ना करें। एजुकेटेड बंदा जो है वो एक स्टैंड लेता है। अच्छा जी, अगर इस तरह यूटिलाइज किया तो है, मैं आपको इसके सादा सी मिसाल दे देता हूँ, मैं इसकी सादा सी मिसाल दे देता हूँ। वो लतीफा बड़ा अर्सा पहले सुना हुआ था, लेकिन आर्गुमेंटेटिव ऐसे के ऊपर बड़ा अप्लाई होता है, सही हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर। वो दो बंदों के दरमियान लड़ाई हो रही थी, तो एक बंदा गया उनको छुड़वाने के लिए। उसने कहा क्या मसला है भाई साहब, बताएं जैसे क्या प्रॉब्लम है। एक बंदे ने कहा कि भाई ये मेरी चीज है, मैंने कीमत दे के खरीदी हुई है और मैं उसको लेके जा रहा हूँ, और ये दूसरा बंदा खाम मेरे साथ हाथापाई कर रहा है।
तो उसने कहा कि भाई साहब आप बात तो ठीक कर रहे हैं, वाकई अगर आपने कीमत दी है तो चीज तो आपकी है। दूसरा बंदा बोला कैसे चीज उनकी है, कीमत उन्होंने दी है, पूरी कीमत ही नहीं दी जितनी बनती हो, तो ये चीज मेरी है मेरी। उसने कहने लगा भाई साहब बात तो आप भी ठीक कर रहे हैं, दूसरे बंदे को कहने लगा आप भी ठीक बात कर रहे हैं। करीब एक और बंदा खड़ा था चौथा, वो कहने लगा इससे, कहते भाई साहब किस तरह के बंदे हैं आप, उसको भी ठीक कह रहे हैं, आप उसको भी ठीक कह रहे हैं। कहते भाई साहब इसे बात तो आप भी ठीक कर रहे हैं। ये जो आपका बोझ होता है ना, ये बिल्कुल इस तरह का है। आप भी ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं, भाई साहब बात आप भी ठीक कर रहे हैं, सारी ठीक है। ये क्या है? नहीं, डिप्लोमेटिक तो कोई चीज नहीं ना होती। डिप्लोमेटिक को हम दूसरे लफ्जों में हिपोक्रेसी भी कहते हैं ना, मुनाफिकत भी कहते हैं। और तीसरे लफ्जों में, पढ़े लिखे लफ्जों में इसको कहा जाता है टू बी इनडिसिसिव। यस जमार, इनडिसिसिव, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते। वन हु कैन नॉट डिसाइड इज कंसिडर्ड इलिटरेट ना। एजुकेटेड बंदा साइड लेता है, लॉजिक आपको कहता है डिसाइड करें। देखो, लेट्स गेट सीरियस अबाउट इट। दिस इज डायलैक्टिक। डायलैक्टिक, DIALECTIC, डायलैक्टिक। डायलैक्टिक क्या है कि दुनिया में हर चीज जो है वो डुअलिटी में है। सिर्फ दो चीजें हैं, या लाइट है या डार्कनेस है, या अच्छाई है या बुराई है, या दिन है या रात है, यिंग यांग। कंप्यूटर इसीलिए इतना पॉपुलर हुआ, इसलिए इतना सक्सेसफुल हुआ कि कंप्यूटर बिल्कुल नेचर की जो बुनियादी जो उसकी तकसीम है उसके ऊपर बेस्ड है। IO, बाइनरी, बाइनरी है, सिंगल नहीं है। या करंट आ रही है नहीं आ रही, उससे बिट बनेगी, बिट से बाइट बनेगी, उससे आगे फिर मेगाबाइट बनेगी और आगे सारा। आप मुझे क्या रोशनी, लाइट आप प्रूव कर सकते हैं बगैर डार्कनेस का जिक्र किए हुए? कैन यू? आप कह सकते हैं कि जी ये रोशनी भी है, ये अंधेरा भी है, कह सकते हैं। तो फिर जब किसी चीज पे आपका ओपिनियन मांगा जाता है तो फिर क्यों रोशनी अंधेरे में रहते हैं? अच्छा, या ये अच्छाई है या बुराई है, क्या ये दरमियान की चीज हो सकती है कि न्यूट्रल है कोई चीज? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जैक्टली। ये जो है कॉन्सेप्ट, अच्छा नहीं है तो वैसे ये बुराई है तो अच्छाई वैसे, लेकिन बाद सूरतों में ये बुराई बन जाती है। ये क्या लॉजिक है? कंप्यूटर इस चीज को नहीं मानता, लॉजिक इस चीज को नहीं मानता, अकल इस चीज को नहीं मानती। अच्छा जी ये है अच्छाई वैसे, झूठ बोलना क्या चीज है? झूठ बोलना बुराई है, लेकिन सर बालों का जब जान पे बन आए, जान बचाने के लिए या किसी का रिश्ता ताल्लुक जो है बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो फिर जायज है। देखो, नहीं नजरिया जरूरत, ये बेवकूफी है ना फिजान, ये नजरिया जरूरत ही अकल नहीं है। ये अकल नहीं है, लॉजिक नहीं है, मंतक नहीं है। आज ही अपनी जान बचाने के लिए मैंने झूठ बोला, यार गलत किया कि नहीं किया मुझे ये बताओ। यही नौरीन, यही ना है वो बुराई। झूठ बोलना कोई ये नहीं कि जान बचाने के लिए किया था तो वो अच्छाई हो गई है वो बुराई, लेकिन उस सिचुएशन में तुमने उसको कर लिया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्या वो बुराई नहीं रखी रही, वो अच्छाई हो गई है। या अपने दिमाग में क्लियर करो इस चीज को, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं ना करेंगे तो आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे नहीं कर सकते, आप आर्गुमेंटेशन कर ही नहीं सकते सिर्फ। समझ आ रही है इस चीज की जरा क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ये जो आज मैं आर्गुमेंटेशन सिखा रहा हूं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे,
इसके स्टेप्स हैं काफी। पहला स्टेप ये है कि आप थीसिस लेना सीखें, और थीसिस जो है वो डिफरेंस इज आइडेंटिटी। वेरी वेल डन मोहम्मद यूसुफ, बड़ी खूबसूरत बात है। ये बंदा अच्छा है कि बुरा है? सर है तो वैसे बुरा, लेकिन पता है क्या है, इसने ना कमाई इसकी सारी हराम की है, लेकिन ये ना मस्जिद में भी पैसे देता है, बड़े गरीब लोगों की मदद करता है, बेवाओं के सर पे हाथ रखता है, और ये बड़ी खैरात बड़ी करता है। क्या उसकी इनकम जो है वो पाक हो गई? बताओ मुझे। अकल का तकाजा ये है कि बुराई बहरहाल बुराई है। मसलन एक मैं आपके सामने एक इखलाकियात का सवाल रखता हूं, एथिक्स। ज्यादातर हम लॉजिक जो है वो एथिक्स से चलता है ना। आफ्ताब इकबाल ने अपने एक प्रोग्राम के अंदर पॉइंट आउट किया कि डिपार्टमेंट्स में कुरानंदाजी होती है या लोगों के नाम निकलते हैं उम्रे पे जाने के लिए, लोग वहां पे भी रिश्वत देते हैं कि हमारा उम्रे का नाम निकला है। ऐसा उम्रा आप उसको स्वाब में मानेंगे? है तो उम्रा ना, लेकिन जिस मीन्स के साथ। बात उम्रे की नहीं है। अब तुम लोगों की ना थोड़ी अपनी समझ को जरा इंप्रूव करो आज के बाद। आई होप यू टू बी वाइजर। आर्गुमेंटेटिव मैंने इसीलिए आखिर में रखा होता है कि आप टेक्निकल चीजें अब मैंने आपको ऐसे लिखनी सिखा दी है, अब मुझे उसकी परवाह नहीं है, अब मेरा कोर्स पूरा हो गया। अब हमारा काम है अपनी इंटेलेक्चुअल इंप्रूवमेंट। इंटेलेक्चुअली इंप्रूव करेंगे तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे की तरफ आएंगे। ये हायर लेवल है आर्गुमेंटेटिव, इसलिए हर कोई नहीं करता, और इसीलिए सीएसएस में इसकी वैल्यू है आर्गुमेंटेटिव ऐसे की कि हाँ भाई ये शख्स इस काबिल है, इसकी अकल, ये क्रिटिकल थिंकिंग करता है। क्रिटिकल थिंकिंग करेगा तो वो करेगा ना थीसिस एंटीथीसिस। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे अमूमन इज अ वेरी गुड एग्जांपल, इज अ वेरी गुड प्रूफ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ अ पर्सन। ये फायदा है इसका। तो अब हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि इट इज नॉट द एंड विच डिसाइड्स बट द मीन्स। दुनिया क्या देखती है? दुनिया एंड देखती है। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी शख्स के पास कितनी दौलत है, उसके कितने बंगले, मकान, प्लॉट्स, कितना बैंक बैलेंस, गाड़ियां, कितनी प्रॉपर्टी है उसकी। दुनिया इस चीज को देखती है, वो ये नहीं देखती कि किस जरिए से बनाया गया। अब अगर कोई शख्स नशा बेच के बहुत दौलत कमाता है तो उसने कितने घरों को उजाड़ा, उसने इंसानियत को कितना नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद वो बन गया। तो अब अनपढ़ बंदा तो उसको सलाम करेगा। ये जरा डिस्टिंक्शन अब क्लियर करो जरा। वो अनपढ़ बंदा उसको सलाम करेगा, लेकिन जो अक्लमंद है सलाम बेशक उसको करे, लेकिन दिल में वो उसको बुरा जरूर मानेगा कि तुम्हारी इंसानियत को कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है, तुम्हारी इंसानियत को कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है, तुमने इंसानियत को नुकसान, हां तुम खुद बड़े बन गए हो लेकिन तुमने इंसानियत को नुकसान। ये लॉजिक है। फिलोसोफर्स कहते हैं कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। मैकियावेली का है ना, द एंड जस्टिफाइज इट। हमने ये नहीं देखना कि आप कैसे बने हैं, हमने ये देखना कि आप बने क्या है। कौन कह रहा है? मैकियावेली कह रहा है नेगेटिव चीजें। लॉजिक आपका जो है वो बड़े, आप जो लॉजिकल बंदा है वो फौरन जाएगा उसकी
ओरिजिन के ऊपर। अच्छा भाई ठीक है, आपने बना लिया सारा कुछ, ठीक है मानते हैं। या एक बंदे के पास बहुत ज्यादा हराम का पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा किया उसने, और वो जाके मस्जिद बना लेता है, क्या वो उसकी बख्शिश होगी? कैन नॉट। बहरहाल वो जो जुर्म है वो अपनी जगह मौजूद है। अब इसके ऊपर नेक्स्ट जो लॉजिकल क्वेश्चन आता है, मुझे आप जरा बताइएगा, आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट स्टेप, जो लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, क्या उनकी नमाज कबूलियत बनती है? बनती है। असदुल्ला, नमाजी को इस चीज से तो परवाह नहीं है कि मस्जिद किस पैसे से बनी, वो तो अपनी नमाज पढ़ने आया ना, वो तो उस एक्ट में शामिल नहीं है ना। समझ आ रही है बातों की? ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, बेसिकली लॉजिक है, बड़ी सिंपल चीज। आप जहां तक क्रिटिकल थिंकिंग जैसे मैंने बताया था, इसी तरह से ये जो यस नो है, थीसिस एंटीथीसिस है, ये आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं कि ये इतनी आम चीज है लॉजिक और ये थीसिस एंटीथीसिस, कि इवन एक बच्चे को भी, अगर आप छोटे बच्चे को पूछें कि आइसक्रीम खाओगे, और आप उसको दो आइसक्रीम्स जो हैं वो उसके सामने रखते हैं, और जो है वो एक पानी वाली आइसक्रीम है बेटा और एक दूध वाली आइसक्रीम, कौन सी लेनी है तुमने? वो आपसे पानी वाली आइसक्रीम पकड़ लेता है और वो खाना शुरू कर देता है। आप बच्चे से कहते हैं, उसने पानी वाली आइसक्रीम ले ली, ये उसका थीसिस है, ये उसका ओपिनियन है, ये उसका थीसिस है। आप उसको एंटीथीसिस, दूध वाली आइसक्रीम देने की कोशिश करते हैं। बेटा दूध वाली आइसक्रीम एंटीथीसिस, ये खा लो, ये भी उतनी ही ठंडी है, ये भी उतनी ही मीठी है, और इसके एक्स्ट्रा फायदे भी हैं, ये दूध है, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। और आप उसको एंटीथीसिस दे रहे हैं, आप जो भी दे रहे हो एंटीथीसिस है। आप उसके पानी वाली आइसक्रीम के खिलाफ बोल रहे हैं, आप उसको दूध वाली आइसक्रीम जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी तक आप थीसिस और एंटीथीसिस में है ना। अब हम थर्ड स्टेज पे चले जाते हैं, सिंथेसिस। अब सिंथेसिस काफी सारे लोग ये समझते हैं कि ये इसको दोनों चीजों को मिला के बनता है। इनकरेक्ट। सीएसएस इंग्लिश में, सीएसएस एसए में हम फॉलो करते हैं हेगेलियन डायलेक्टिक। हेगल HEGEL फिलोसोफर है, जर्मन फिलोसोफर है। आर्गुमेंटेशन के डिफरेंट मेथड्स है ना, एरिस्टोटलियन आर्गुमेंटेशन है, रोजेरियन आर्गुमेंटेशन है, हेगेलियन आर्गुमेंटेशन है। तो हम इसके अंदर हेगेलियन जो है वो फॉलो करते हैं। हेगल का मेथड ये है कि सिंथेसिस proves that the antithesis is invalid and that the thesis is more valid. I repeat, सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस में ये कहना है कि ये जो एंटीथेसिस की बात है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, ख्याल रखिएगा, गलत नहीं है, अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वैलिड नहीं है। और आप सिंथेसिस की तरफ, और सिंथेसिस प्रूव करता है, अपने थीसिस को सपोर्ट करता है। मेथड की समझ आ रही है? एक थीसिस होगा, एक एंटीथीसिस होगा, और उसके बाद तीसरा पैराग्राफ सिंथेसिस का होगा। सिंथेसिस साबित करेगा कि एंटीथीसिस वैलिड नहीं है, ट्रू नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि वो इनकरेक्ट है, लेकिन यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए कि हमारा थीसिस ये है। समझ आई बात की? मैं इसको मिसाल के जरिए क्लियर करता हूं, काफी सारे लोगों को अगर इसकी समझ नहीं आ रही। ये बच्चा जो आइसक्रीम खा रहा था
पानी वाली, और आप उसको दूध वाली आइसक्रीम बार बार दे रहे हैं, आखिर उसको पता चल जाता है कि ये अंकल ने मुझे आइसक्रीम आराम से खाने नहीं दी, इसने मुझे दूध वाली देते रहना बार बार। वो आपको कहता है अंकल ठीक है दूध वाली आइसक्रीम अच्छी होगी, लेकिन मुझे पानी वाली पसंद है। बात खत्म हो गई। उसने सिंथेसाइज कर दिया इस चीज को। क्या हम उसने एंटीथेसिस को गलत कहा? क्या उसने कहा कि ये आइसक्रीम अच्छी नहीं है? नो। सिंथेसिस क्या निकला? सिंथेसिस निकला कि ओनली दैट आइसक्रीम इज गुड फॉर दैट चाइल्ड विच द चाइल्ड लाइक्स। The antithesis, the milk ice cream, which we are trying to give to the child, is good in its own place, but it does not have the liking of the consumer, of the user, of that child. It does not have the liking of the child. So that is why the milk ice cream is of no use in this situation, because the child does not like it. ये synthesis है। क्या समझ आती है? आप आर्गुमेंटेशन सीख गए ना, तो आगे उसकी आउटलाइन बनानी ये वो सब कुछ वो आप 5 मिनट में सीख जाएंगे, वो कोई मसला नहीं। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने माइंड में ये क्लियर करें कि आर्गुमेंटेशन करते कैसे। सीएसएस की एसए बेसिकली थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस होता क्या है इसके अंदर, ये जरा क्लियर करें अपने दिमाग। सेपरेट पैराग्राफ्स होते हैं, ये कंफ्यूज ना हो कि एक ही पैराग्राफ के अंदर सारी बातें करनी है, नहीं। थीसिस का पैराग्राफ अलग होता है और मुकम्मल पैराग्राफ होगा, उसके अंदर टॉपिक सेंटेंस है, एक्सप्लेनेटरी है, सपोर्टिंग पॉइंट है, उसकी एग्जांपल, एविडेंस, सब कुछ देना है। थीसिस का भी देना है, एंटीथीसिस का भी देना है, और फिर सिंथेसिस का भी देना है। टेक्निक पैराग्राफ की सेम रहेगी जैसे एक्सपोजिटरी में थी, सिर्फ ये कि अब आपके स्टैंड पॉइंट्स डिफरेंट है सारे। नहीं जी जमात जो क्यों, आप सारे एंटीथेसिस को नेगेट करेंगे, वरना आप सिंथेसिस नहीं दे सकते। नहीं 6 पॉइंट्स नहीं, सारे पॉइंट सेम होंगे। आप 5 पॉइंट्स थीसिस के, 5 पॉइंट्स एंटीथेसिस के, 5 पॉइंट्स सिंथेसिस के। इंट्रोडक्शन एक अलग चीज है निसार, ना सिर्फ पहले मेथड समझ लो ना, पहले पैराग्राफ समझ लो, पहले मेथड समझ लो जरा। आर्गुमेंटेशन है क्या? हम एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं। मुबशर जावेद खान, OB 15, you are not present here in this class right now, you are not present here in this class। ये मेरा थीसिस है, you are not present here in this class, ये मेरा थीसिस है। क्या ऐसे ही है? क्लास आप हेल्प कर सकते हैं, ये मेरा थीसिस है। अब मुबशर उसका क्या देगा? एंटीथेसिस। मुबशर अपना एंटीथेसिस पेश करें, बताएं भाई, साबित करें, मेरी बात को गलत साबित करें। He is writing which proves that he is present। जमार, मुझे कैसे पता चला कि he is writing? आप में से कोई भी शख्स, नासिर तुम मीटिंग लीड करो, अपना नाम जो है ये लिख के ले आओ, मुबशर जावेद OB 15, एंटर होके लिखना शुरू कर दो, मुझे यही लगेगा मुबशर जावेद लिख रहा है। मैं एक और मुबशर जावेद नाम का बंदा, वो अपने आप को रीनेम करके आ जाता है अभी, और उसको को होस्ट बना देता हूं। जकरिया कैमरा तो मुबशर तब ओपन करे ना कि मैंने कभी मुबशर को देखा हो। मेरी तरफ से आप में से कोई भी कैमरा ऑन कर ले अपना नाम मुबशर रख के, मैं कहूंगा यही मुबशर है। मैंने कौन सा उसको देखा कभी? साबित करो।
CNIC भाई मेरे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना। आप CNIC तो मैं CNIC को क्या करूं? मेरी तरफ से बेशक ये दानियाल कल होरो जो है ये कर ले, CNIC पकड़ा दे उसका मुबशर का, मुझे क्या पता ये उसका कि किसका है। फोन नंबर जरदाशा गुल किसी का भी हो सकता है, ये क्या सी बात है। हाँ जी, मलिक, हाँ बस आज हिम अबाउट द प्रीवियस लेक्चर, तो बेशुमार किसी को भी पूछूं आप में से बता देगा प्रीवियस लेक्चर के बारे में। अकेडमी रिकॉर्ड तो आसमान रोमन थर्ड हुआ ना, थर्ड पार्टी हुई ना। लॉजिक लॉजिक की बात, मैं इलॉजिकल कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपके साथ जितने पॉइंट्स दे रहा हूं सारे लॉजिक के दे रहा हूं। सिद्रा गुल ही रिमेंबर्स दी प्रीवियस, तो वो लेक्चर तो वो तो तुम्हें भी याद है ना। उस्मान समथिंग वेरी स्पेसिफिक जो है रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो वो उसी को पता होगा ना, मुझे तो नहीं पता होगा। मुझे कैसे पता चले कि ये शख्स मौजूद है? मैं कह रहा हूं ही इज नॉट प्रेजेंट हियर इन दिस क्लास। जो जहां पे नहीं अनंत पैरी, वो भी कोई प्रूफ नहीं है, राइट? ये उसका रिलेटिव भी हो सकता है वगैरह वगैरह। ओके, ऑलराइट। अब मुबशर चुप कर गया उस वक्त का। ये अक्सर क्लासेस के अंदर होता है कि जब मैं किसी शख्स के साथ करता हूँ, आर्ग्यू करता हूँ, वो बेचारा थोड़ी देर कर के वो खुद डाउट में पड़ जाता है, उसको शक पड़ जाता है कि मैं हूं भी कि नहीं। सर कह रहे हैं मैंने आई नहीं सिरे से। एक क्लास में मैं कर रहा था तो वो कहता है, इसकी अम्मी से जो जाके पूछेगा, या वो मिरर देखते जाके शीशा देखते मैं हूं भी कि नहीं रहने में। या वेलकम टू क्वांटम फिजिक्स, वेरी वेरी गुड फैजान। मुबशर किधर गए हो यार? ऑलराइट, लेट्स फाइनलाइज दिस। ओके, डर गया। ओके, नाउ एक एक मैं दो इसमें से आपको दो चीजें सिखाना चाह रहा हूं। एक तो ये कि मेरा थीसिस है कि मुबशर इज नॉट प्रेजेंट हियर इन दिस क्लास, और उसका एंटीथीसिस मुबशर ने दिया है और वो मेरे थीसिस को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, थीसिस एंड एंटीथीसिस आर रिलेटेड टू ईच अदर। फर्ज किया मैं शाह फैसल को कहता हूं, शाह फैसल यू आर नॉट प्रेजेंट हियर इन दिस क्लास। अब शाह फैसल को अपनी मुसीबत पड़ गई है। ओके, अब मुझे बताएं क्लास, क्या मैंने शाह फैसल को, मैंने अपना थीसिस चेंज कर लिया, मेरे पास सेकंड थीसिस आ गया शाह फैसल। नाउ क्या मुबशर जावेद वाला जो एंटी थीसिस था वो इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज क्या साबित हुआ जन्नत चीमा, क्या साबित हुआ मलिहा? ये साबित हुआ कि the thesis and antithesis are specific to each other. एंटीथेसिस सिर्फ उसी थीसिस का हो सकता है जिसका वो एंटीथेसिस है। दे आर स्पेसिफिक टू ईच अदर। यस सना, एवरी थीसिस हैज, यस उमर शदाद, इंडिपेंडेंट नहीं मुबशर जावेद, मुमकिन है उसका उसका एंटीथेसिस ही और हो। ठीक है, मसलन तुम को होस्ट हो, वो को होस्ट नहीं है शाह फैसल। I have your number saved with me as WhatsApp. I do not have Shah Faisal's number. Many things, काफी सारी चीजें डिफरेंट है तुम्हारे और शाह फैसल के दरमियान। समझ आ रही है? Both have different situations. Anyhow, let's cut it short now. आप लोगों को क्या समझ आई है? अभी तक हम ये समझे हैं कि every thesis, okay, एक थर्ड लेसन एक और इसमें से सीखें। Exactly, जीनिया नवाज। Okay, आगे चलें। लिसन 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 लिसन।
Listen, I said Mubashir Javed is not present here in this class, जिसके जवाब में उसने एंटीथीसिस पेश किया। क्यों? वो एंटीथीसिस क्यों पेश कर रहा है? इसलिए कि थीसिस एग्जिस्ट करता है। क्या समझ आई? मतलब ये हुआ कि थीसिस होगा तो एंटीथीसिस होगा। थीसिस हो, मैं अपना थीसिस वापस ले लेता हूं, मैं करता ही नहीं। अब मुबशर जावेद लगा रहे हैं, शाह फैसल भी लगा रहे अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने। आपको क्यों जरूरत पड़ी आइडेंटिटी प्रूव करने की? क्यों जरूरत पड़ी? एंटीथीसिस जकरिया, यू आर राइट, एंटीथीसिस कैन ओनली एग्जिस्ट इफ देयर इज अ थीसिस। एक थीसिस था तो एंटीथीसिस वजूद में आया, और अगर थीसिस खत्म कर दें तो एंटीथीसिस की कोई वैल्यू है? नथिंग। ओके, at the same time, if I have a thesis and there is no antithesis, मुबशर आगे से बोले ही ना, तो फिर मेरे थीसिस की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। Thesis and antithesis exist only in unison, in combination to each other. One cannot exist in isolation. समझ आई नेचर का रूल? अब मेरी डिस्कशन थी सारी, उसका सर्कल कंप्लीट हो गया है। मैं वापस वहीं आ गया हूं कि आप लाइट को डार्कनेस के बगैर नहीं प्रूव कर सकते, दिन को रात के बगैर। लुक एट लाइफ एंड डेथ। वेयर देयर इज लाइफ देयर इज नो डेथ, वेयर देयर इज डेथ देयर इज नो लाइफ एट ऑल। हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा आधा जीता है आधा मरता है, नहीं। अ मोमेंट कम्स व्हेन वो, आप देखते हैं लोगों को, इवन मरते हुए आदमी को देखते हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, अक्सर जब बंदे मर रहे होते हैं, तो एक टाइम था कि वो जिंदा था, एंड देन अ सेकंड कम्स व्हेन द पर्सन इज नॉट अलाइव एनी मोर, डेथ। बस, दिस इज हाउ द होल यूनिवर्स, इट इज ऑल ब्लैक एंड व्हाइट। यस नासिर, इट कैन आइदर बी ब्लैक और इट कैन आइदर बी व्हाइट, नथिंग ग्रे, यिंग यांग। यस यूसुफ, अब समझ आई क्या आप? मैं दोबारा वापस वही पूछता हूं, कैन इट बी अ ब्लेसिंग और अ कर्स? अब आप बोथ कह सकते हैं। अगर आप बोथ कहेंगे, थीसिस ही नहीं बनेगा, ना थीसिस बनेगा ना एंटीथीसिस बनेगा। बस, हम लोग लॉजिक में, फिलॉसफी में 2-2 साल पढ़ के अल्टीमेटली ये सीखते हैं जो आपको मैंने 10-15 मिनट में सिखा दिया आपको। नाउ दिस विल स्टे विद इन योर माइंड ऑलवेज, ऑल योर लाइफ। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आई डोंट टीच, आई ट्रेन यू। आई एम ट्रेनिंग योर माइंड नाउ इन थिंकिंग हायर देन द नॉर्मल पीपल, एजुकेट, सॉरी नॉर्मल नहीं, आम जो एवरेज पीपल हैं। नाउ योर थिंकिंग हैज गॉन वन स्टेप फर्दर, वन स्टेप हायर। आज के बाद तुम लोग हर चीज को इस तरीके से देखोगे। दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज ग्रेट थिंकिंग। तुम्हें, आप लोगों ने देखा है कि बाज लोग कितनी जो है वो कितनी जल्दी एकदम चीज को समझ जाते हैं। अभी वाकया हो रहा होता है, देख रहे होते हैं, और एकदम वो उसकी कोई ना कोई चीज उसकी निकाल, क्यों निकाल? जस्ट बाय दिस, जस्ट बाय दिस, लॉजिकल। इसमें से लॉजिक क्या है? ये है, ये वो है? नो। आज स्टूडेंट्स, इस नॉलेज के बाद जरा एनालाइज करके देखो, टीवी पे देखो जो न्यूज या वो जो लोग बैठे एनालिसिस कर रहे हैं, और जो इतना बहुत कुछ तमाशा जो लगा हुआ है, जरा सुन के देखो उसको।
यू विल इमीडिएटली रियलाइज कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऊपर होगा, बहुत ऊंचा होगा, या आपकी फैमिली के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं। यू विल बिकम हाईली क्रिटिकल, यू विल बिकम हाईली एनालिटिकल। भाई ये है या वो है, मुझे क्लियर बताएं। ये बंदा पाकिस्तान के हक में बोल रहा है के खिलाफ बोल रहा है? अगर हक में बोल रहा है तो फिर ये उस सियासतदान के खिलाफ कैसे बोल रहा है? ये उस सियासतदान के खिलाफ बोल रहा है, ओके, ये फलां चीज के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन कंट्री के खिलाफ बोल रहा है या उसके फॉर बोल रहा है? आप फौरन चले जाएंगे उसके एनालिसिस में, ये जो बात कर रहा है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। सारा चौधरी एक्साइट हो गई लगता है, कहती है मैंने हाजिरी लगवानी है, तुम्हारा माइक ऑन हो गया था सारा यूं। अच्छा, बच्चा साथ बैठा हुआ है ना, तुम्हारा माइक ऑन हो जाता है बार बार। समझ आई स्टूडेंट्स? चलिए अब इसको सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करते हैं। बच्चे होते हैं आमतौर पे क्लास में, क्योंकि जो मदर्स होती हैं वो 3 घंटे बच्चा कहाँ रखें, तो बच्चे आमतौर पे साथ ही होते हैं। मेरी एक स्टूडेंट होती थी उसका छोटा बच्चा था, सारी क्लासेस उसकी ऑनलाइन ही थी। वो कहती है सर मेरी बेबी आपको देख के बड़ी खुश होती है, वो जितनी देर आप कैमरे पे रहते हैं वो रोती रोती कोई नहीं, तो बड़ी देर तक जो है वो खुश रहती है। मैं जो ही स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, वो कोई पेपर दिखाता हूँ, कोई पेज दिखाता हूँ, वो रोना शुरू कर देती। Okay, let's come back. हमने अभी जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था मैंने, ये मुबशर जावेद वाला या शाह फैसल वाला, इसका मैंने सिंथेसिस नहीं दिया आपको। थीसिस एंटीथीसिस तो कर लिया हमने, सिंथेसिस नहीं दिया। अब सिंथेसिस पता है क्या है? इसका सिंथेसिस ये है, मैंने अपने थीसिस को सपोर्ट करना है। इसका सिंथेसिस ये है, नहीं सबरीना ये नहीं है, ये सिंथेसिस का पैराग्राफ है। By looking at the argument given by the entities, by the opponents of this view that Mubashir Javed can prove his identity by different ways, one may say that this antithesis is their argument. Antithesis nahi kehte. One may say that their argument is invalid. Full stop. The claim is that Mubashir Javed is not present here in this class. Full stop. The word here defines the physical space where the speaker is present. The physical space. What does here mean? Here means the physical space where the speaker is present. And Mubashir Javed, this speaker is present physically here, and this person is not here anywhere in this space. Mubashir Javed may exist somewhere in the cyberspace, in some other city. But the thesis says that he is not present here. He is not present here. ये synthesis है. Mentally, physically की बात नहीं हो रही, physically की बात हो रही. समझ आइए कि नहीं? ये सिंथेसिस है। हेयर, मैं बार बार हेयर कहता रहा, मैं बार बार हेयर कहता रहा, लेकिन आपका ध्यान नहीं गया। बशीर कहते समझ भी आ रही है और हंसी भी आ रही है। मैं भी अपने आप को साबित करने की कोशिश करता रहा। आगे चले। Did I say exactly? Zamar, very good. You are a very intelligent person. We will use the limitations of antithesis to prove the thesis. Very good. G. Sidragul. He is present somewhere in the cyberspace.
जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। आगे चलें इससे। आगे चलिए और पॉइंट भूल गया। आगे कहां लेके जाना है, मुझे पॉइंट भूल गया। सो सिंथेसिस जो है वो अपने थीसिस को प्रूव करता है। जैसे उस बच्चे ने अपनी कुछ सीखा है, हैव यू लर्न समथिंग? इसको प्रैक्टिस करो, इसको अपने दिमाग में तुमने इसको प्रैक्टिस करना है। इस ये जो डिस्कशन है, सिंथेसाइज करें इसको अपने दिमाग में, क्रिस्टलाइज करें। देयर आर एक्चुअली थ्री थिंग्स इन द वर्ल्ड: हाउ यू रिजॉल्व समथिंग, और कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है ये। आप लोग घरों में अक्सर करते हैं, बहन भाई में आपस के, आपके सिबलिंग्स हैं, दोनों में लड़ाई हो गई है, आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं? उनको करते हैं ना? यस सरताज, जो जज करता है वो सिंथेसिस करता है। घरों में जरूरत पड़ती है ना, या दो फ्रेंड्स के दरमियान लड़ाई हो गई आपस में, आप उनके दरमियान जो है वो सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सिंथेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, होता है ना? आप किस तरह से साबित करते हैं कि भाई उसकी बात भी ठीक है, उसकी ये वाली बात ठीक है, उसकी ये वाली बात इस वजह से ठीक है, और सारा कुछ। थैंक यू आसमा। रिकनसाइल इज सिंथेसिस ना एक्चुअली, उसमें शौकत शारोज, लॉजिकल प्रूफ, यस। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको आपको दिखाता हूं। एसे में हम इसको कैसे यूज करते हैं। Argumentative essay is the type of essay in which the writer chooses one side of the argument and tries to support his opinion, yani thesis, in comparison to the opposite opinion of others, जो कि antithesis है. It is important in such an essay to compare and contrast the opinions of both sides and draw a synthesis based on the main features of the arguments of both sides, proving thesis to be correct or true. Synthesis का काम क्या है basically?
थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। इसका मेथड बेसिकली ये होता है कि आप उसी तरीके से अपना जो इसकी आउटलाइन बनती है वो थोड़ी सी जरा डिफरेंट होती है। आर्गुमेंटेटिव आउटलाइन इस तरह है कि आपके पास 1 तो वही होगा इंट्रोडक्शन, और उसके अंदर सब हेडिंग आ जाती है थीसिस स्टेटमेंट की, और उसके बाद ओवरव्यू, थीसिस स्टेटमेंट सब हेडिंग तो होती है लेकिन उसका नंबर नहीं होता, और उसके बाद आप अपना थीसिस जो है वो पेश करते हैं। हेडिंग लिखेंगे यहां पे, और थीसिस के अंदर आपके पास फर्ज किया आप 5 अपने थीसिस के पॉइंट्स दे लेते हैं, अब अपनी हेडिंग आ जाएगी एंटीथीसिस की, और ये पैराग्राफ्स है ना, एंटीथीसिस जो है अब उसके अंदर आप अब आपने एंटीथीसिस देना है किसका, समझ आ रही है? ठीक है, और फिर आपने यहां पे सिंथेसिस की हेडिंग दी है, और अब आप antithesis of 3A proving thesis 3A to be true। ऐसे ही है ना, समझ आती है इस चीज की?
ठीक चल रहा है? इस एसे का अभी तो आपको देखते हुए जरा थोड़ा सा शायद पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि आपके पास टोटल 5 पॉइंट्स हैं, 5 मेन पॉइंट्स हैं जिसका आप थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टॉपिक ले लेते हैं, टॉपिक है क्या नाम था इसका, एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग और कर्स। ये हमारा टॉपिक है। हम इसकी आउटलाइन यूं बनाएंगे कि 1 जो है अब टॉपिक मिल चुका है। अब ओवरव्यू हम इस तरह नहीं सिर्फ लिखेंगे, अब हमने इसकी प्रॉपर हेडिंग देनी है। हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ब्लेसिंग और कर्स। ओवरव्यू में हमें सिर्फ ये बताना है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। अगर ब्लेसिंग होती है तो उसका क्या मतलब है, अगर कर्स होती है तो उसका क्या मतलब है। हमने ये नहीं करना कि जी मेरा स्टैंड पॉइंट क्या है, वो आप थीसिस स्टेटमेंट में ऑलरेडी जो है अपना स्टैंड पॉइंट जो है वो दे चुके हैं। हमने फर्ज किया कि जो थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, मेरा स्टैंड पॉइंट इस वक्त ये है कि ये एक ब्लेसिंग है। थीसिस स्टेटमेंट इस तरह तो नहीं लिखते, ब्रैकेट में पूरी थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाएगी बकायदा, और इसके बाद आप आगे थीसिस के अंदर, मेरा पॉइंट इसमें ये है कि थीसिस मेरा ये है कि एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू मैनकाइंड, क्योंकि मैंने ब्लेसिंग कहा है ना इसको, तो किस तरीके से मेरे नजदीक एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये यहां नहीं लिखना होता, इसको आगे ब्रैकेट में लिखना होता है कि ये मेरा थीसिस है।
मेरा पहला पॉइंट इसके ऊपर ये है कि communication has been immensely facilitated. Ease of communication. मेरा एक और पॉइंट ये है कि ease of access to all humanity. मेरा एक और पॉइंट ये है कि IT has benefited all fields of knowledge. और एक पॉइंट हमारा ये है कि effect of expanding IT on education, health and human development. और एक और पॉइंट जो है पांचवा वो ये है कि positive and indiscriminate treatment of all humanity alike. ये हैं हमारे पास मेरे थीसिस हैं 5. अब इसमें मजेदार बात ये होती है, एक्सपोजिटरी में तो हमें करने पड़ते ना 16-17 पॉइंट्स निकालने थे. क्यों स्टूडेंट्स इधर ही हो? तो हम यहां पे 16-17 पॉइंट्स की जरूरत नहीं है. यहां पे हम जितने हम लिख रहे हैं 5 मेन पॉइंट्स ले लें, 5 पॉइंट्स ओनली, और इसी के हमने थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस जो है वो बनाते जाने हैं. जी 5 पॉइंट सिद्रागुल ऐसी है. डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं, हाँ तो सीक यूर राइट, इसके अंदर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो कर सकते हैं. अब मैं इसकी समझ आ रही है ना? 5 पॉइंट्स है ना हमारे पास. एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू मैनकाइंड, people have also used information technology negatively. यानी कर्स वाला जो पॉइंट है, इसके साथ हम क्लियर कर देते हैं कि ये मेरा एंटीथेसिस के पैराग्राफ्स हैं. दनियाल ये वाला पॉइंट मुझे बाद में जरा पूछना, मैं तुम्हें बताऊंगा. इसका बड़ा जीपेस्ट इसके अंदर बड़ा मजेदार लगता है. चले यहीं पे आप समझ लें. आप इसको ऐसा करें, ये जो 5 हेडिंग्स निकालनी है ना, ये जीपेस्ट की निकाल लें. आप 3A निकालें गवर्नेंस का पॉइंट, B निकालें पॉलिटिकल, E निकालें इकोनॉमिक, S निकालें सोशल, T निकालें टेक्निकल. इतना आसान हो जाता है काम इससे. जी सारा कुछ, सारा चौधरी पैराग्राफ उसी तरह लिखना है पूरा. मैं भी आपको दिखाता हूं उसको. समझ आई कमरो? जीपीएस बड़ा खूबसूरत अप्लाई होता है इसके ऊपर. ये जो 5 पॉइंट लिखने हैं ना, ये जीपीईएसटी के निकालते जाए, आपके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बड़ी आसान हो जाएगी. ठीक है.
अच्छा, अब पीपल हैव यूज्ड एंटीथेसिस, वो कहता है कि जी इसको ये बड़ी इजी और बड़ी लॉजिकली चलती है सिद्रा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मैंने इसका एक पॉइंट जो है वो निकाल के रखा हुआ है। बी चल गया, सी चल गया, डी चल गया, ई चल गया। मैं सिर्फ 3A को नेगेट करने लगा हूं 4A में, और आपको 5A भी करके दिखाऊंगा। समझ आ रही है ना? 3A का एंटीथेसिस देना है ना, 4A उसका एंटीथेसिस है, 5A में मैं इन दोनों को सिंथेसाइज करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा जी, 4A में वो क्या कहता है? कम्युनिकेशन हैज बीन इमेंसली फैसिलिटेटेड। जॉब में वो कहता है नेगेटिव एक्टिविटीज हैव आल्सो इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड ड्यू टू ईज ऑफ कम्युनिकेशन। आप बात करते हैं कि कम्युनिकेशन बड़ी इजी हो गई है, कम्युनिकेशन इजी होने की वजह से नेगेटिव एक्टिविटीज भी बहुत बढ़ गई हैं। अब है ना कमाल का एंटीथेसिस कि जितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रही है उतनी एक्टिविटीज, उतने क्राइम भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सिंथेसिस इसका ये है कि टेक्नोलॉजी ये देखो, ये देखो सिंथेसिस देखो क्या है। सिंथेसिस वाला कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, मानते हैं हम कि भाई डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं, हम इनकार नहीं करते, लेकिन जब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे ना, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड फार मोर बेनिफिट्स टू मैनकाइंड टू आउटवे इट्स डिसएडवांटेज। सो मेरा कीवर्ड क्या है? आउटवे। जब इन दोनों चीजों को आप इकट्ठा रखेंगे ना, तो नेगेटिव एक्टिविटीज का पलड़ा जो है वो नीचे, वो हल्का होगा, आपके पास बेनिफिट्स ज्यादा है। और मैंने ए पॉइंट जो है उसका सिंथेसिस क्या निकाला है कि आप कहते हैं कि जी क्राइम बढ़ गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ने से, तो मेरा सिंथेसिस ये है कि इवल माइंड्स आर नॉट लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली। मेरा सिंथेसिस ये है, समझ आ रही है बात की? थीसिस कहता है कि जी ईज ऑफ कम्युनिकेशन, एंटी थीसिस वाला कहता है कि क्राइम भी बहुत बढ़ गया है इस कम्युनिकेशन ज्यादा होने की वजह से। तो मेरा सिंथेसिस ये है कि क्राइम कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड तो नहीं है ना, क्राइम तो किसी भी तरीके से हो सकता है। सी, ये है सिंथेसिस, आपके माइंड में इस तरीके से क्लियर होना चाहिए, और बिल्कुल क्लियर है। मुझे ये तीनों पॉइंट्स बताओ, ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, कोई इनके अंदर इबहाम नहीं है। जिस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग चीज है ना, लाइट और डे, उस तरह बिल्कुल क्लियर है, कोई इनके आपस में एम्बिग्विटी नहीं है। वो कहता है जी क्राइम बढ़ गया, हाँ यार बढ़ गया, वाकई क्राइम बढ़ गया, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैंने इसके ऊपर पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, आई वांट टू शो यू दोस पैराग्राफ्स आल्सो। बल्कि ये वाली जो आउटलाइन है, ये एक्चुअली ये वाला टॉपिक जो है, ये मैंने जानबूझ के इसको
काफी हद तक कंप्लीट कर लिया था ताकि प्रॉपरली आप इसको समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू इट्स थीसिस स्टेटमेंट। मैं अब आपको इसका थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन, सारा कुछ दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा, मैंने इस लेक्चर को इसीलिए अलग रखा होता है कि मेन ऐसे आप फारग हो ले जरा उससे, फिर इधर आएंगे। थीसिस स्टेटमेंट मेरी ये है, ब्लेसिंग है ना। सबसे पहले क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट के तीन हिस्से होते हैं ना। व्हाट एक्सप्लेन करेंगे, मुझे क्या समझ आइए। स्प्रेड ऑफ आईटी हैज इन द मॉडर्न वर्ल्ड, टॉपिक ये कह रहा है ना कि ब्लेसिंग है या कर्स है, तो इसने दोनों तरह की चीजें पैदा की। डिस्पाइट सम सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट्स, expanding information technology is more of a blessing due to the vast array of benefits that it has provided to mankind. अपना स्टैंड मैंने स्टैंड क्लियर कर दिया। मानते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद वास्ट एरे ऑफ बेनिफिट्स दैट इट हैज प्रोवाइडेड टू मैनकाइंड। वे फॉरवर्ड क्या है? By utilizing checks and controls, its negative effects can also be minimized. अभी आप कह रहे हैं ना साइबर सिक्योरिटी और वो सारा कुछ, तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स पता क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि आप इसकी चेक्स एंड कंट्रोल्स प्रॉपरली वो नहीं कर रहे। आप कहते हैं जी गवर्नमेंट, देखो एक पॉइंट बनता है ना इसका जीपेस्ट के, कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स जो है अब डिपार्टमेंट्स में जाने की जरूरत नहीं है और ई गवर्नेंस जो है वो पॉसिबल हो गई है। आप अपने घर बैठे वेबसाइट से आप बेशुमार गवर्नमेंट की फैसिलिटीज जो है वो हासिल कर सकते हैं। थीसिस, एंटीथीसिस ये है कि जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक करके वहां से सारी इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन भी फैला सकते हैं। ये एंटीथीसिस है। सिंथेसिस ये है इसका कि कंट्रोल्स और चेक्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने वेबसाइट पर रखी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये सिंथेसिस है जी। स्टूडेंट समझ आ रही है? लेट्स लुक एट, मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन जो है, लेट मी शो यू दैट आल्सो। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, इसके 3 पार्ट्स क्लियरली देखिएगा, अटेंशन ग्रैबर के। वो जो आपने पूछा था ना इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन, कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, मैं वो सारा आपको दिखा रहा हूं। Man's imagination used to consider mythological gods having powers which were supernatural as long as technology did not exist in the world. Man's imagination used to consider mythological gods. पुराने जमाने में क्या होता था, mythological जो gods थे उनके पास powers क्या थी भला, which were supernatural. जब तक टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं थी हुई तब तक वो सुपरनैचुरल माने जाते थे। क्या थे, क्या पावर्स थी? कम्युनिकेटिंग विद अननोन बीइंग्स, कि बंदा सामने नहीं है लेकिन फिर भी उसके साथ वो गॉड्स बात कर लेते थे। बीइंग एबल टू नो अबाउट वर्ल्ड्स बियॉन्ड वन साइट, मंजर आपकी आंखों के सामने नहीं है फिर भी आप उसको देख सकते हैं। एंड द एबिलिटी टू रीच डिसीजंस क्विकली, या आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आप डिसीजन आसानी से कर सकते हैं। ये क्या होता था? यूज्ड टू बी गॉडली वर्च्यूज उस जमाने में। However, with the advent of information technology, man realized that he had finally got those mythological powers which he always dreamt of having for mankind's betterment. और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंसान को पता चला कि अब तो वो जो खुदाई ताकतें हैं, वो जो गॉड्स वाली जो पावर्स थी, वो तो इंसान के पास आ गई। अब तो वो, और जिनको वो इस्तेमाल करना चाहता था हमेशा इंसान की बेटरमेंट के लिए, हमें हासिल हो गई है। Thus, the use of IT has made the modern world a heaven of godly powers which the ancient man could only dream of. पुराने जमाने का इंसान ख्वाब सिर्फ देख सकता था, और आज वो गॉडली पावर्स जो है वो आम आदमी के हाथ में है। However,
Spread of in IT has created both negative and positive impacts in the modern world. Despite some significant negative effects, expanding information technology is more of a blessing due to the vast array of benefits that it has provided to mankind. By utilizing checks and controls, its negative effects can also be minimized. ये क्या है भला भाई? थीसिस स्टेटमेंट। हमने कहा था ना कि आर्गुमेंटेटिव एसे में थीसिस स्टेटमेंट अटेंशन ग्रैबर के बाद लगती है और आपकी आउटलाइन से पहले लगती है, याद है? थीसिस स्टेटमेंट वाले लेक्चर में मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। अब आउटलाइन आ गई। The blessings of IT are manifest in ease of communication across the globe, ease of access to technology, and by the seamless integration of IT into various fields of knowledge. तीन headings को मिला के एक बना दिया है। Important sectors like education, health, and human development have benefited greatly from the expansion of IT. Moreover, it is the broad and indiscriminate access to humanity at large, which is a prime feature of information technology. Outline positive points. Although हम नेगेटिव भी गिनवा लेते हैं इसके अंदर, although the opponents of IT emphasize lack of privacy, identity theft, and remote, these effects are mostly like making mountain out of a molehill. मुहावरा इस्तेमाल किया है कि वो राई का पहाड़ बना रहे हैं। उनकी ये जो एफर्ट्स हैं कि जी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है, लैक ऑफ प्राइवेसी है, रिमोट इन्फ्लुएंसिंग इमेच्योर माइंड्स की, ये वो दे आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, राई का पहाड़ बना रहे हैं। असल में बात बहुत छोटी सी है, लेकिन वो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के उसको बयान कर रहे हैं। ये आपकी आउटलाइन आ गई। सो ये आपके इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स क्लियरली आपके सामने। जी स्टूडेंट्स, वो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं? जो आप पूछ रहे थे कि सर इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, एवरीथिंग इज देयर। मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन एक्सपोजिटरी का दिखाया हुआ है, ये इंट्रोडक्शन मैंने आर्गुमेंटेटिव का लिख के दिया हुआ। आपको एक्सपोजिटरी में थीसिस स्टेटमेंट आखिर में आई थी ना, यहां पे सेंटर में आ जाती है आर्गुमेंटेटिव में, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट बताएंगे तो अपनी बता सकते हैं ना। जो शख्स कर्स का थीसिस स्टेटमेंट स्टांस लेगा, उसकी आउटलाइन के पॉइंट्स और थीसिस स्टेटमेंट चली जाएगी, उधर चली जाएगी। ओवरव्यू के बाद तो नहीं ना आती जमात, जो क्यों ओवरव्यू नहीं है, ये ऊपर जो है ये अटेंशन ग्रैबर है। अटेंशन ग्रैबर को शायद तुम ओवरव्यू कह रहे हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हाँ यार मेरा हाल है हम ब्रेक कर लें अब, और उसके बाद में आके आपको इसके फिर नेक्स्ट तीनों पैराग्राफ्स जो हैं 3A, 4A और 5A, ये मैं तीनों दिखाता हूं आपको, जिसके अंदर रेफरेंसेस सारा कुछ डिस्कशन मांगता है। जरा ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि काफी आपके दिमाग को मैंने इस्तेमाल किया आज और थक गए होंगे आप लोग। I would like to catch you fresh once again. जी इंशाल्लाह तबिंदर। Yes, 7:50 तक ब्रेक टाइम, 7:30 to 7:50 PM. सर्दी का क्या क्या हाल है आपके इलाके में? मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, ठंड जाहिर है काफी ज्यादा। हीटर चलता रहे तो ठीक रहता है, थोड़ी देर बंद कर दें। कहाँ है बहुत ज्यादा सर्दी शाह फैसल? क्वेटा में, हाँ क्वेटा में खुश्क सर्दी। बारिश हुई है या सिर्फ वहां पे 10 डिग्रीज? तो सबरीना यहाँ भी 10 डिग्रीज है इस वक्त, 11-12। स्नो इन लोअर दीर आबदुल्ला ओला। और ये एसी किन के चल रहे हैं? नौरीन गोहर, किधर रहते हो? जैकबाबाद में? हाँ इस्लामाबाद में बहुत ठंड है, सुबात स्नो है।
या सर कहाँ पे -4 है यार, जगह का नाम भी लिखा करे ना। देखो जरा जवाब देखो कैसे आते हैं, सर यहाँ बहुत सर्दी है। अच्छा यार कुछ जगह भी है कि सर यहाँ बहुत गर्मी। अच्छा दुबई में हो नवीन, कहाँ पहुंचे हो? जाहिर है वहां तो एसी चल रही है, वहां तो एसी अभी तो और चल रहा है, 2-3 हफ्ते अभी तो चलता रहेगा, वो दिसंबर की 15 के बाद थोड़ा सा बंद होगा जरा। दज्जाल आसमा रोमन, ये कौन सी जगह है? दजल, दज्जाल मुझे नहीं पता इस जगह का। कोहाट में तो गैस भी नहीं होती। हाँ गैस हमारे यहाँ भी नहीं, बिजली वाले हीटर चल रहे हैं। दाजल, अच्छा अच्छा, मैं भी कहा दज्जाल कहाँ से आ गया। 15 डिग्रीज इन सियालकोट। सबरीना, बस डिग्रीज लिख देते हैं, शायद जगह का नाम कोई नहीं लिखते। कोहाट में जैसे देखो ना, ये रिपोर्टिंग का मेथड है। कोहाट में रात 9 को सुबह तक लोड शेडिंग कर रहे हैं। फैसलाबाद नॉर्मल है, सदर्न पंजाब। अच्छा अच्छा, ओके थैंक यू। ये था मौसम का हाल। अब हम वापस अपनी खबरों की तरफ वापस जाते हैं। साहिवाल मैक्सिमम नॉर्मल, ओके नासिर थैंक यू। वेदर अपडेट। सो हम देख रहे थे उसका जो हमारे पास जो मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर की थी, उसकी हम पहले बना रहे थे, आउटलाइन आपको दिखाई थी। आउटलाइन के पॉइंट जरा मैं आपको दिखा लूं और फिर उसके ऊपर जो है वो बात आगे करते हैं। अच्छा जी, अब हम जो पढ़ेंगे वो ये हाईलाइटेड हैं, ये वाले पॉइंट्स। ये पहले पैराग्राफ होगा इसका, कम्युनिकेशन हैज बीन इमेंसली फैसिलिटेटेड, नेगेटिव एक्टिविटीज, और फिर उसके बाद इविल माइंड्स वाला। आपने जो चीज देखनी है वो ये है कि पैराग्राफ अपना वही जो स्ट्रक्चर है हमारा एकेडमिक पैराग्राफ स्ट्रक्चर, वो पूरा होगा। पैराग्राफ प्रॉपर उस तरीके से चलना चाहिए। अच्छा जी, ये थीसिस का है। The expansion of information technology has greatly facilitated communication all over the world. Topic sentence. Explanation. It is possible for people to communicate with each other across the globe conveniently. Supporting point. The invention of various softwares, apps, and communication platforms has made it easy for people around the world, around the globe, to connect with each other without any wastage of time. ये supporting point है कि किस तरह से कम्युनिकेशन जो है कितनी आसान हो गई है लोगों के लिए, और उसके ऊपर मेरी एविडेंस है। फॉर एग्जाम्पल SMS, email, WhatsApp, Messenger, Twitter, etc. are just few of the methods used by millions across the globe to send and receive messages and media to and from each other. तो अब ये मेरा एविडेंस है। यहाँ पे रेफरेंस देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं, लेकिन आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी दुनिया में ये चीजें फैक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं ना, सिर्फ हम जुबानी बातें हवाई नहीं कर रहे, इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। और कंक्लूडिंग सेंटेंस है कि इन दिस वे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड हैज मेड इट हाईली कन्वीनियंट। ठीक है, ये हमारा थीसिस का पहला पैराग्राफ है। एक दो चीजें आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन कि देखो, नंबर 1 राइटिंग जो है उसके अंदर फ्लो कितना है, और कोई आपको नजर आ रहे हैं वो कोई ऐसे वर्ड्स बम्बास्टिक किस्म के जो बड़े मुश्किल किस्म के हों, या आर्गुमेंट अपनी जो डिस्कशन है उसको जबरदस्ती उसको बड़ा पेचीदा बनाने की कोशिश की है और 8-8 6-6 क्लॉजेस लगाई हुई हैं। सिंपल डायरेक्ट टेक्स्ट, कोई ज्यादा बल फरेब अपने आप को मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि एग्जामिनर की इंटरेस्ट है कि आप प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, और लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए, बस उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो थीसिस पैराग्राफ तो जरा थोड़ा सा सिंपल होता है लिखना, इसलिए कि आप अपनी बात शुरू कर रहे हैं, आप अपनी बात जो है उसको फैला रहे हैं।
आपने अपनी बात स्टार्ट की है, ठीक है, नोरीन कर देंगे, ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। शरोज, अब मैं अटेंशन ग्रैबर बेटा, इंट्रोडक्शन की बात थी, अब मैं उधर अब पैराग्राफ्स में आ गया हूं। अच्छा जी, तो हम देख रहे हैं कि थीसिस से एंटीथीसिस कैसे है। अब वो ये 3A था, अब हम 4A में चले गए हैं। वो कहता है कि मान ली भाई बात आपकी, हाउ एवर मैनी बिलीव दैट एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट अ ब्लेसिंग, रादर इट इज अ कर्स। अब आपने चेंज किया है ना, अपनी साइड चेंज की है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना शुरू में। Many believe that expansion of information technology is not a blessing, rather it is a curse. The ease of communication has also made it possible for evil-minded people to carry out their malefic designs. उनके अपने जो नेगेटिव डिजाइन्स हैं वो भी आप बड़ा इजी हो गया उनके लिए अब सारा कुछ करना। एक्सप्लेनेशन, सपोर्टिंग पॉइंट, the communication platforms are frequently used to spread negative content in the world and thus influence weak and immature minds. आउटलाइन में था ना हमारे पास कि weak and immature minds को influence करना। अब ये मेरा मेन सपोर्टिंग पॉइंट है कि आप किन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। वही कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है ना। आप क्या बड़े फखर से कहते हैं जी बड़े जबरदस्त कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बन गए हैं, एसएमएस हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, ये वो सब कुछ। इसी से नेगेटिव कंटेंट जो है वो भी फैलाया जा रहा है दुनिया में। एग्जाम्पल देखें, एन एप्ट एग्जाम्पल कुड बी द ब्लू व्हेल गेम। अब ब्लू व्हेल गेम सबको पता है, which was propagated through the information technology to millions across the globe. ब्लू व्हेल गेम किस तरीके से फैली थी? इसी फेसबुक के थ्रू फैली थी ना। यही जो आपके कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स है इसी के थ्रू फैलाई गई थी ना। असर क्या हुआ था उसका? Several young people fell prey to the evil designs of the makers of the blue whale game, who ultimately gripped their minds so much that they even committed suicides due to the activities related to playing that game. बेशुमार यंग लोग अब हत्या के सुसाइड करने को तैयार हो गए थे रिलेटेड टू प्लेइंग दैट गेम, और बाकायदा उसकी एविडेंस दी है। मोर देन 257 सुसाइड अटेम्प्ट्स वर रिपोर्टेड ग्लोबली। ये रेफरेंस है मेरे पास, बेन रैडफोर्ड की आर्टिकल है, ब्लू व्हेल गेम सुसाइड कॉन्स्पिरेसी सर्फेसेस, 2018 के ये आर्टिकल है, रेफरेंस भी प्रॉपर दिया हुआ। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी की, thus the information technology has provided convenience to the criminal minds to influence youth without any check and balance. तो ये लोग तो हर जगह जो है वो हमारे यंग लोग जो हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, और कोई चेक और कोई बैलेंस उनके ऊपर जो है वो मौजूद नहीं है। तो आप कम्युनिकेशन के ऊपर, अब ये देखो, किसी ने पूछा था आप लोगों में से कि जी एंटीथीसिस को जो है वो वीक रखें। अब ये देखो एंटीथीसिस कितना स्ट्रांग है। आप देख रहे हैं थीसिस में, तो अब इसके सामने थीसिस ऐसे लगता है जैसे वो बच्चों वाली को बातें हैं, और एंटीथीसिस ने तो लाजवाब करके रख दी है। क्या ख्याल है? एंटीथीसिस देखो कितना स्ट्रांग है। उसने बाकायदा प्रूफ के साथ उसने कहा है कि आप जिन जिन प्लेटफॉर्म्स के जिक्र कर रहे हैं वो नेगेटिव इस्तेमाल हो रहे हैं जनाब, आप पॉजिटिव की किस तरह बात करें। और पूरा जो है उसके ऊपर जो है वो उसका एम्फेसिस है, उसका पूरी तरह से जोर है उसके ऊपर पूरे। अब इतनी स्ट्रांग, मैं मानता हूं आपकी बात, स्टूडेंट्स जब कहते हैं कि इतनी जबरदस्त जो है वो जब एंटीथीसिस है तो इसमें से हम निकलेंगे कैसे, इसका सिंथेसिस कैसे पेश करेंगे। तो मैं हमेशा कहा करता हूं ये सेंटेंस मेरा बड़ा मशहूर है कि जो दिमाग थीसिस सोच सकता है उसी दिमाग ने एंटीथीसिस सोचा, तो फिर वही दिमाग सिंथेसिस भी सोच सकता है ना। जो माइंड यहां तक आ सकता है वो माइंड सिंथेसिस भी निकाल सकता है। यही चीज आप लोगों के पास, ये एबिलिटी आपने अपने अंदर आप पैदा करनी है कि आप एक ही माइंड से थीसिस भी निकाल रहे हैं, अपना एंटीथीसिस भी निकाल रहे हैं, और सिंथेसिस भी निकालना है। ये अपने दिमाग में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहोगे इसको। ये पूरा जो है वो माइंड गेम है। मेरे हिना रफीक, तुमने जिक्र किया
हमारे नॉर्मली जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बड़े शौक से आर्गुमेंटेटिव के पीछे आते हैं, इसलिए कि लॉजिकल है ना उनको। अब ये पढ़ लेना लोग तो अब उससे हट जाते हैं, एक्सपोजिटरी से हट जाते हैं। वो कहते हैं सर एक्सपोजिटरी में किधर बंदा 15 16 18 पॉइंट्स जो है वो निकालता फिरे, इसमें 5 पॉइंट्स निकाल लिए हैं, उसके अंदर हम थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस कर लें तो मच बेटर है। एनीहाउ आई वोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस योर माइंड। मैं अपना सिंथेसिस जरा पेश कर लूं। ये इतना स्ट्रॉन्ग एंटीथीसिस आने के बाद जरा सिंथेसिस देखिएगा, जरा सिंथेसिस देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं seeing, ये 5A है ना, seeing the evidence provided by the opponents of information technology, one may observe that their argument is not valid. The evil-minded people are everywhere and can make use of any kind of technology. This does not mean that all technology is a curse. Evil-minded लोग तो हर टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, तो क्या इसका मतलब है all technology is a curse? नहीं जनाब। A valid example may be the use of a kitchen knife, which is used in millions of households globally to prepare food on daily basis. Kitchen knife हर घर में इस्तेमाल होती है पूरी दुनिया में फूड बनाने रोजाना। The same tool may also be used by evil-minded people to harm others. This means that the fault is not in the technology, but the way it is used. Hence, it shows that information technology has proved to be more of a blessing, as its benefits like ease of communication far outweigh the curses that have been devised by using it negatively. ये लो। और मिसाल देखो जरा, मिसाल क्या है। मेरी एग्जांपल्स इस तरह सिंपल सिंपल होती है। किचन नाइफ टेक्नोलॉजी है ना, उसका पॉजिटिव यूजेज है, आप करना चाहे तो उसके साथ जो मर्जी कर लें। तो फिर टेक्नोलॉजी तो गलत ना कहें आप, टेक्नोलॉजी को गलत ना कहें, आप कहें कि जी इवल माइंडेड लोग यूज कर रहे हैं, वो हर चीज को गलत यूज कर लेते हैं, आप टेक्नोलॉजी को कर्स नहीं कह सकते। ये है सिंथेसिस, आपको अपनी चॉइस मिल गई। यस, अच्छा ज़करिया, अब ये देखो तुम्हारी बात ठीक है, तीनों पैराग्राफ्स में आपको नजर आया पूरा पैराग्राफ स्ट्रक्चर, आपको एग्जांपल्स भी नजर आई, एविडेंस भी नजर आई, रेफरेंस भी नजर आया। नहीं 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 सिद्धार्थ, अलग अलग है, 3A 4A अलग अलग है। पहले सारे थीसिस लिखे जाएंगे, फिर एंटीथीसिस लिखे जाएंगे, फिर सिंथेसिस लिखे जाएंगे। ये तो मैंने यहां आपको दिखाने के लिए कर दिया ना। नहीं, एविडेंस तो पर्सनालिटीज नहीं ना आती ज़करिया अली शाह। एविडेंस के लिए आप पर्सनालिटीज और पार्टीज यानी पॉलिटिकल पार्टीज आपका मतलब है, आप मुझे कोई एविडेंस ऐसी निकाल दें जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी का या किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी का नाम आ रहा है। कोई रेफरेंस नहीं है, एम बस बात ही यही है, कोई ऐसा रेफरेंस आपके पास है ही नहीं है। एग्जाम्प्लिफिकेशन, मोहम्मद यूसुफ, बिल्कुल बड़ी पते की बात की है तुमने, हमेशा की तरह। ये कभी कभी बोलता है लेकिन बड़ी पते की बात करता है। और अब आपके सामने आपको समझ आ गई है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं एविडेंस बेस्ड राइटिंग। यूसुफ, CSS ऐसे सारी एविडेंस के ऊपर डिपेंड करती है। उसने पहले दिन हमने सिलेबस देखा था, उसने कहा था कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए नॉलेज और रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। आप समझ आ रही है, इन पैराग्राफ्स के अंदर आपको जो नॉलेज नजर आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव है, मुकम्मल, और एविडेंस बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है। Zakaria Ali Shah, for economic policy, if we have to cite major changes from one regime to another, how do we address it? Zakaria, आप यकीनन आप पॉलिटिकल पार्टी का नाम गवर्नमेंट के साथ लेंगे ना। मसलन in 2013 when Pakistan People's Party came into power, it devised an economic policy. अब ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। वाकई 2013 में आई थी ना वो,
इन 2000 या 13 में नहीं, 2008 में वो आई थी। 2013 में PMLN की गवर्नमेंट आई थी। तो ये हिस्ट्री है, इसमें कौन सी क्रिटिसिज्म, कौन सी? शहरोज, इसमें एक प्रॉब्लम है हशमानी 2009, हमें यहाँ पे आर्टिकल का नाम भी देना पड़ता है। हशमानी 2009 काफी नहीं है, इसलिए कि आगे रेफरेंस की लिस्ट कोई नहीं है। बाकी थीसिस वगैरह में तो हर चीज में रेफरेंसेस की लिस्ट होती है ना, तो आप वहां पे जाके आप देखें हशमानी 2009 क्या है, तो पूरी डिटेल मिल जाएगी। CSS ऐसे में प्रॉब्लम यह है कि नाम कोई नहीं है, उसकी लिस्ट कोई नहीं है आगे चल के, तो फिर हमें साथ ही रेफरेंस वहीं पे देना पड़ता है। सिद्दरगुल, किस पॉलिटिशियन का नाम आपने देना है? आपने कहा कि PMLN की गवर्नमेंट थी, अब आपके लिए कहना लाजमी है कि नवाज शरीफ मेड द इकोनॉमिक पॉलिसी लाइक दिस? यू डोंट हैव टू से इट, और अगर कहना पड़ता है तो फिर कह भी लें। आप पॉलिटिशियन का नाम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुक्स में नाम है कि नहीं है? तो फिर उसके अंदर तो हर बंदे का नाम है, चौधरी शुजात का नाम भी है, और वो जो थे कुरैशी जो थे, और सब लोगों के नाम है, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है अगर आपने नवाज शरीफ का नाम लिख दिया या आसिफ अली जरदारी का नाम। दे हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर्स 3 टाइम्स, इट्स हिस्ट्री। द इसहाक डार लेड पॉलिसी, जकरिया कह सकते हैं आप, लेकिन ये क्वेश्चन मुझसे पूछने की बजाय मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऐसे में इसकी जरूरत पड़ेगी। मेरा नहीं ख्याल, आप करके देख लें। ये आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है उसमें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में, वहां पे वो उन टीचर से पूछें क्या मेथड है। इंग्लिश के मुझे नहीं समझ आती ऐसे के अंदर कहां पे इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली जब आप लिखेंगे ना, थ्योरेटिकली हम बात करते हुए तो कर लेते हैं, आप एकदम से मुझे आर्गुमेंटेशन में से निकाल के और चीजों में ले गए हैं। तो साबित ये हुआ कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर भी आपने रेफरेंसेस देने हैं, आपने रेफरेंसेस प्रॉपर, उसका जो एविडेंस है वो सारा कुछ, कोई भी बात आपने उसके अलावा नहीं करनी, एक मेथड सीख लेना। कल कोई शख्स आया हुआ था मिलने के लिए मुझे, साहब एक पिछले साल का हमारा स्टूडेंट है, 2018 का, रिसेंटली उसकी पोस्टिंग हुई यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो CSP ऑफिसर है, तो मिलने के लिए आए हुए थे। तो कहने लगा सर आपसे जो ये पैराग्राफ राइटिंग का मेथड सीखा था, यकीन करें कि जो चीज आप सिखा रहे हैं एसे के अंदर, वो सिर्फ एसे की स्किल्स नहीं है, हमने जो राइटिंग सीखी, हमारी राइटिंग सीधी हो गई, अब मुझे सारी जिंदगी वो राइटिंग जो है वो काम आ रही है मेरे। मैं जो भी चीज डॉक्यूमेंट लिखता हूं, मेरे डिपार्टमेंट में मेरे सीनियर्स मुझे बड़ी तारीफ करते हैं कि भाई तुम्हारी बात बड़ी मुदल्लल, बड़ी मेथोडिकल होती है। और मुझे पर्सनली बात की भी आदत ऐसी पड़ गई है कि मैं बात करता हूं तो प्रूफ के बगैर बात नहीं करता। मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के उससे कि ये चीजें आपके माइंड को ट्रेन कर देती हैं। ज्यादा मेरी जो कंट्रीब्यूशन है आपको इंग्लिश पढ़ाने में, मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि आई विल वर्क ऑन योर माइंड। मेरा जो एरिया है, जो बैटलफील्ड है, दैट इज योर माइंड। आई एम गोइंग टू ब्रिंग चेंजेस इन योर माइंड, इन द वे ऑफ थिंकिंग। आज आपने वे ऑफ थिंकिंग कितना सीखी आपने इस चीज को, आपने देखा कि चीजों को लॉजिकली एनालाइज करना कितना जरूरी है, वरना हम बैठे सोचते रहे, हम सुनते रहते हैं, हाँ जी ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से हर कोई कहता है ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेस एजुकेटेड लोग, अपने आप को ये समझाओ हमेशा, क्लास अपने आप को समझाओ दैट यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, योर वे ऑफ थिंकिंग will be and has to be different as compared to maybe even your family, maybe even your friends around you. ये CSS स्टूडेंट्स के साथ अक्सर होता है, ये मैंने जिक्र करना था, ये काफी सारे CSS स्टूडेंट्स के साथ होता है जो सीरियसली करते हैं, तो कहते हैं जी दोस्त छूट जाते हैं, पुरानी एक्वेंटेंसेस खत्म हो जाती हैं। वजह यह कि हमारा वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है। हम इतना कुछ पढ़ते हैं, 10-11 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं,
फिर हमारा प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी पर्सनैलिटी के अंदर काफी सारी चेंजेस आ जाती हैं, एंड देन वी नो लॉन्गर फिट अमंग दोज पीपल। क्वाइट नेचुरल, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दोस्त कब बने थे? जब हम शायद यूनिवर्सिटी में थे, बीए कर रहे थे, या शायद मे बी एफएससी के जमाने के थे, ताकि मैं दूसरों को समझा सकूं और खुद भी समझ सकूं। तो ये इस तरह से अब आपको ग्रेजुअली आपको लाइफ में अपने आप को बदलने में, इंप्रूव करने में, बाद लोग गिल्टी फील करते हैं। बाद स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि सर दोस्त तो बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे ये है वो है, लेकिन सर मुझे अब उनकी बातें बड़ी फीकी फीकी सी लगती हैं, मुझे मजा नहीं आता उनकी कंपनी में। यार इट इज नेचुरल, यू आर ग्रोइंग अप, ये चीजें होती हैं। क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग आ गई है, एग्जैक्टली। यार तुम लोग ऑनलाइन बैच 15 वाले किसी चीज में फंसे हो ना, तुम यूसुफ के साथ मशवरा कर लिया करो, ये बड़ा क्लियर माइंडेड बंदा है। इमरान खान उसी पे पॉलिटिकल लीडर को क्रिटिसाइज करने पे, यार तुम्हें क्रिटिसाइज करने की क्यों जरूरत पेश आई, मुझे बताओ। इमरान खान, ये अक्सर लोग मुझे, कैन वी क्रिटिसाइज अ पॉलिटिकल पार्टी, यार क्यों जरूरत पड़ी तुम्हें क्रिटिसाइज करने की, मुझे बताओ। नहीं, मुझे 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 रीजन तो बताए ना कि आपको क्यों जरूरत पड़ रही है। आप कोई ये वो वाला रोड शो तो नहीं ना कर रही है पॉलिटिक्स का, जो रोजाना टीवी के ऊपर जो लगा होता है ना, ही आप कोई पॉलिटिकल डिस्कशन, आप अपनी ऐसे लिख रहे हैं यार, लॉजिकल डिस्कशन कर रहे हैं, उसके अंदर आप क्यों क्रिटिसाइज करेंगे किसी को। तो दानियाल कालहोरो इकोनॉमी का हाल देखकर आपसे ऐसे में किसी ने पूछा कि इकोनॉमी का ये हाल क्यों है? पूछा है किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। आपको आदत है पाकिस्तानियों को क्रिटिसाइज करने की। याद रखो ऐसे के अंदर इस तरह की बातें नहीं चलती। ड्यू टू दी incorrect policies of Nawaz Sharif, these things happened. Yeah, basically the terrorism in Pakistan came because of the of General Zia और Benazir। इस तरह की बातें आम भी करेंगे तो गलत है, ऐसे के अंदर तो वैसे ही गलत है। नहीं शरोज, वो बात नहीं है कि आप किसी पार्टी को फेवर करें या अगेंस्ट पार्टीज के, ऐसे के अंदर गुंजाइश ही नहीं होती, ऐसे के अंदर जगह ही नहीं है उसकी इस किस्म की बातें करने की। हाँ सिद्रा गुल, सेंटेंस स्टार्ट हो जाते हैं, बट एंड एंड से क्यों नहीं होते, हो जाते। बस बच्चों, मेरा ख्याल है आज हमारा काम इतना ही था, थक गए हैं, हमारे पास टाइम तो है अभी, लेकिन अब मजीद कुछ किया नहीं जा सकता। जक्रिया, तुम बातें मुझे पूछ रहे हो एसए के बारे में, मेरे साथ बात करो आउटलाइन की यार। आउटलाइन में इसकी गुंजाइश कहां निकालोगे? ये जो तुम कहना चाह रहे हो मेजर रीजंस ऑफ इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान, किस टॉपिक की बात कर रहे हो? शरोज जो, हाँ वही ना, लाजमी नहीं है। हाँ ये अब आ गया ना तुम्हारा शारोज, अच्छा क्वेश्चन है ना कि टेंशन ग्रैबर को अच्छा कैसे बना सकते हैं। शारोज इसका सादा, बड़ा सादा सा मेथड है, बड़ा सादा सा। पेपर्स पकड़ो, और मेरा मशवरा है कि अब आप पांच पेपर्स छोड़ दें। पांच पेपर्स की हमें जहां तक जरूरत थी वो हमने कर लिया हुआ है, अब आप आ जाएं। एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाला है कि सीएसएस एसए हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। ये पॉइंट मैंने लास्ट टाइम आपसे जिक्र करना था। जो भी आपको एसए के टॉपिक्स नजर आ रहे हैं वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। आपको क्या आया था कश्मीर कॉज का 2020 में? द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। इवन 2016 का वो जो टॉपिक था जो मैं पेश किया करता हूं एक्सपोजिटरी में, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड था कि फ्यूचर में वाटर क्राइसिस होगा तो नेशनल यूनिटी पे क्या असर पड़ेगा। सो फ्यूचर ओरिएंटेड टॉपिक्स जो हैं वो देखो। अब आप आ जाए मेरे मॉक्स के टॉपिक्स पकड़ें। ये नवंबर वाला हुआ है आजकल रिसेंटली,
अक्टूबर वाला पकड़े हैं, सितंबर में नहीं, अगस्त में का है, जुलाई का है। मेरे अपने 4-5 पेपर जो हैं, और यही मेरा गेस भी है, यही सारा जो है ये मेरा गेस भी है। इन टॉपिक्स को पकड़ो, और अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट अटेंशन ग्रैबर, टॉपिक सोचो, टॉपिक देखो, उसका अटेंशन ग्रैबर सोचो, और फिर किसी से बात करो। लाजमी नहीं कि तुम्हारा स्टूडेंट ही हो, सीएसएस का ही हो, कोई भी फ्रेंड पकड़ लो, बहन भाई, किसी से भी बात करके देख लो। मैं आपके साथ बात करता हूं छोटी सी एक अटेंशन ग्रैबर में आपको सुना रहा हूं। The moment he opened his eyes to the alarm bell, he thought of beating his own record of getting ready every day in 20 minutes. He thought of beating his own record of getting ready in 20 minutes. When he checked the watch again, this time he was happy that he got ready only in 18 minutes. Sentence number 2. Sentence 3. Rushing outdoors, when he tried to grab the car keys, they were not on the hook. And he cursed himself that now he is going to lose those precious 2 minutes which he had won as a prize in trying to look for the car keys. 4 sentences हुए हैं. And then he realized that he had removed the car keys from the hook just to avoid this mistake of rushing outside into the infected, into the COVID infected building, pavement, road, block, city. All the cars outside, his block, the city, the country, globally were stuck, were stopped. COVID-19 had taken the world by, had gripped the world in such a way that nobody was going to work anymore. और आगे कोविड-19 के इफेक्ट्स जो सारा आउटलाइन जो शुरू हो जाती है. कैसा है टेंशन ग्रैबर? कहां से शुरू हुआ था? समझ आई? स्टोरी है ना, मैंने उस दिन सुनाया था मुबशर यस. चलो वो अटेंशन ग्रैबर में वो पॉलिटिशियन की क्रिटिसिज्म ही खत्म ही नहीं हो रही आज. रूटीन से स्टार्ट हुआ, आपको पहले भी सुनाया हुआ. एवरी टाइम मैं इसको यूज करूंगा तो उसका मेथड जो है वो डिफरेंट होगा. सो इट्स अ वेरी गुड अटेंशन ग्रैबर. इस तरह से मुख्तलिफ टॉपिक्स लेके तो इसको करो जरा करके, और किसी भी अपने जो सीएसएस से रिलेटेड नहीं है उसको ये स्टोरी सुनाओ, और सुनाते सुनाते उस टॉपिक के ऊपर ले आओ. ये तुम्हारे अटेंशन ग्रैबर बनाने की मेथड है. हिना रफीक, अच्छा आइडिया है, द मोमेंट से स्टार्ट कर लो. अच्छा आइडिया है ये, बड़ा अच्छा. ये वो जो क्रिस्टोफर बेली की, वो जो स्टीफन बेली की बुक मैंने आपको रिकमेंड की थी ना राइटिंग के लिए, एकेडमिक राइटिंग, वो भी यही कहता है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ओपनिंग सेंटेंस के साथ, तो ओपनिंग सेंटेंस कैसे स्टार्ट किया जाए, कोई भी टॉपिक सेंटेंस कैसे स्टार्ट किया जाए, आप हमेशा टाइम फ्रेज से शुरू करें. टाइम का जिक्र करें. लास्ट वीक, इन अ फ्यू इयर्स, सिंस सेंचुरीज, लास्ट ईयर, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, टाइम फ्रेज से स्टार्ट करें. एकेडमिक राइटिंग, स्टीफन बेली की बुक है. बस स्टूडेंट्स बंद करेंगे. आज हम थक गया हूं, तुम लोग भी थक गए, मैं भी थक गया.
सर आपने कौन से गेस्ट टॉपिक्स बताए? अनम रहमान, देखो ना जरा, तकलीफ करो थोड़ी सी, उठाओ उसके गेस्ट का नाम सुन के आप बोल उठी हैं, पूरा लेक्चर नहीं 3 घंटे नहीं बोली, आप गेस्ट के नाम से बोल उठे, जाग उठे लोग। उसके नोआ के मॉक्स के देखे ना, एग्जाम पेपर्स देखे कहाँ पे, मॉक पेपर्स नोआ के, उनमें से देखो। जी कर लें यूज उस्मा शौकत, कर लें। आउटलाइन के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं वो भी मार्कर से लिखें, बारीक मार्कर से, और अगर आपने कोई एविडेंस दी है वो भी बेशक मार्कर से लिख लें, हाईलाइट कर लें, कोई कोटेशन यूज कर ली है उसको भी हाईलाइट कर लें, कर लें यूज। मुझे भूख लगी है मैंने बंद करना है बस ठीक है, मैं इकट्ठी क्लासेस ना 3 to 6 और 6 to 9, तो उस वजह से हम थक गए। ओके जी, खुदा हाफिज। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे नेक्स्ट टाइम।